और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सब करके मुझे दिखाओ कि अगर आर्गन 18 एटॉमिक नंबर है, इसका ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस, अरे कॉन्फ़िगरेशन में तो वही होता है ना। तो इसका एक एस सब शेल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एस सब शेल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो शिल्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, उसके लिए शिल्डिंग कांस्टेंट निकालो। इस सब शेल का इलेक्ट्रॉन एक को छोड़ के बाकी कितने रह गए, यहां पर 6, एस का एक 7, तो 7 इंटू 0.35, इसमें ईच सब शेल कितना बेयर करेंगे 0.35 ना, ईच इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन देंगे 0.35 ना, तो 7 इंटू 0.35, फिर यहां से कितना देंगे 8 इंटू 8 है ना, n-1 कितना देगा 0.85, 8 इंटू 0.85, फिर n-2 कितना देगा 1, तो 1 इंटू 2। शिल्डिंग कांस्टेंट को आप वैल्यू दे दो सिग्मा, ठीक है, सिंबलाइज कर लो सिग्मा, तो वो हो गया 11.25 यहां पर निकला। तो देखो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज मतलब जिस फोर्स के साथ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा माइनस शिल्डिंग इफेक्ट, जितने के फोर्स के साथ बाकी सब इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्सन कर रहे होंगे, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शिल्डिंग कांस्टेंट is the effective nuclear force. Effective nuclear force। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज कितना था, आर्गन का न्यूक्लियर चार्ज मतलब मैंने अभी अभी बताया था, न्यूक्लियर चार्ज मींस इट्स एटॉमिक नंबर या फिर उसका प्रोटॉन नंबर जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है, एटॉमिक नंबर और द प्रोटॉन नंबर जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है 18, आर्गन का 18 है ना, तो 18 प्रोटॉन नंबर के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है। शिल्डिंग कांस्टेंट कितना हो गया 11.25, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा दैट इज ENC कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6.75। ठीक है, तो फाइनली द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट आवर कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन, फाइनली द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट आवर कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन विद द फोर्स ऑफ 6.75, ठीक है, 6.75 फोर्स के साथ वो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। बेटा तो देखिए Yes. आर्गन जो न्यूक्लियस टाणिबो इलेक्ट्रॉन को बाकी एम माने समस्ते कौन करिवे ताको बाहर को पेलिवे कहबे जे नाइ भाई तू आसीबोनी बाबू नो तू एठी Yes, sir. तू लेट इट बी बायोजा तू एठी ठिया आइछु तते सूची पेल्ला with the force of 10 न्यूटन बट मु एठी बसची तते मु एठू पेल्ली with the force of 3 न्यूटन बने सूची 10 न्यूटन आट कला मु 3 न्यूटन आट कली तो तोरो नेट फोर्स पड़े जो 7 न्यूटन 10 minus 3. तो 3 तो देख समझी आर्गन किछि फोर्स रे टाणिला इलेक्ट्रॉन गुडा का किछि फोर्स रे पेल देले तो नेट फोर्स कोन हे जीवो दिस वन दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स माइनस दिस वन दैट इज द शिल्डिंग कांस्टेंट बुझ पाइलो नाउ थर Yes, sir. Yes, sir. बुझी गेला Thank you, sir. अच्छा next we will go for
अच्छा, अभी तो हमने पढ़ लिया कि s एंड p सब सेल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। अभी हम पढ़ेंगे अगर इलेक्ट्रॉन d एंड f का होगा, अगर d एंड f सब सेल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कैसे हम मेजर करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल गो फॉर कि d एंड f सब सेल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर शिल्डिंग इफेक्ट कितना होगा, ठीक है। अगर d एंड f सब सेल इलेक्ट्रॉन होगा, अभी तो हमने s एंड p सब सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ लिया, तो अगर d एंड f सब सेल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो उसी तरह पूरा सेम टू सेम आउटर सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0, डेफिनेटली आउटर सेल कंट्रीब्यूट करेगा 0। फिर देखो लेट अस कंसीडर, किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं, वही गैलियम लिए थे या फिर जिंक लिए। जिंक का कितना है 30। अच्छा हाँ सुनो, जो अभी अभी मैंने बताया था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम साइन देते हैं जेड स्टार एंड न्यूक्लियर चार्ज को साइन देते हैं हम जेड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज द एटॉमिक नंबर, आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम साइन देते हैं जेड फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको पता है। फिर शिल्डिंग इफेक्ट और शिल्डिंग कांस्टेंट जिसको हम साइन देते हैं सिग्मा, ठीक है। अच्छा जिंक, जिंक का 30 है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, ये है जिंक। तो इसका आप देखो, मैंने लेट इट बी क्वेश्चन पूछा है कि डी सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शिल्डिंग कांस्टेंट कितना होगा, याद रखना। आउटर सब सेल इलेक्ट्रॉन उसी तरह कितना देंगे, 0 देंगे, मतलब 2 into 0 फॉर आउटर सब सेल। फिर एक चीज याद रखो कि ये जो डी सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो डी सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, दे विल एग्जिबिट 0.35 यूनिट। डी सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, हमको बस ये डी सब सेल का एक इलेक्ट्रॉन के लिए शिल्डिंग इफेक्ट निकालना है ना, ये डी सब सेल का एक इलेक्ट्रॉन के लिए शिल्डिंग इफेक्ट निकालना है ना, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए शिल्डिंग इफेक्ट निकालना है उसको छोड़ के रेस्ट के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए शिल्डिंग इफेक्ट निकालना है उसको छोड़ के रेस्ट के लिए, मतलब यहां पर कितना है 9, तो 9 जन कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, कितना हो गया ये 9 into 3.15 3.15, मतलब रूल क्या हो गया कि आउटर विल कंट्रीब्यूट 0, फिर एन सेल के एनएच सेल के डी और एफ जो भी होगा, डी और एफ सब सेल will contribute 0.35 and बाकी जितने भी रह गए, मतलब NH सेल के S हो या फिर NH सेल के P हो, मतलब सेम सेल के S हो या फिर सेम सेल के P हो, सेम ऑर्बिट के S हो या फिर सेम ऑर्बिट के P हो, या फिर n-1 के इलेक्ट्रॉन जितने भी है या फिर n-2 के जितने भी है, दे ऑल एग्जिबिट 1, वो सब एग्जिबिट करेंगे 1, मतलब 10 तो गया यहां से, 10 में से 9 गया 0.35, बाकी यहां पर देखो 8 and 10 18, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, so net is equal to 21.15, sigma is equal to 21.15, so net shielding constant is equal to 21.15,
नेट सिल्टिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू सर डीएन हाँ सर डीएनएफ आ गया समझ में सबको? ठीक है, तो Yes. हाँ Sir. ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए डी सबसेल इलेक्ट्रॉन हमने लिया, उसके लिए सिल्टिंग कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के मुझे टेक्स्ट करो। ये जिंक का इसी इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? एटॉमिक रेडियस एक एलिमेंट का न्यूक्लियस से लेके पूरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, एक एलिमेंट का न्यूक्लियस से लेके पूरा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम जनरली बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मतलब कहाँ गया वे मार्कर पे? न्यूक्लियस उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं क्या? इट इज कंसिडर्ड एज द जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा, इन दोनों के अंदर डिस्टेंस को हम बोलते हैं, लेट मी जस्ट राइट, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मतलब आउटर सेल पूरा सबसे आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं एज द एटॉमिक रेडियस। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। लेकिन एक एलिमेंट का यही जो एटॉमिक रेडियस, जिसको हमने अभी एटॉमिक रेडियस अभी हमने पढ़ा कि इसको ही हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, लेकिन वो वाला एटॉमिक रेडियस जनरली कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? ठीक है, मैं एक के बाद एक आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, पहला ये कि जो भी एलिमेंट का हम कंसीडर करेंगे एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, पहली बात ये कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे वेब लाइक मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे वेब लाइक मोशन करता है। तो इसीलिए कभी वो ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है, कभी वो कम डिस्टेंस हो सकता है, तो इसीलिए उसका वहां पर रेडियस निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। दूसरा पॉइंट, इस वजह से रेडियस निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बहुत ही हाई वेलोसिटी में मूवमेंट करता है, 2.66 into 10 to the power 6 z by n। z is the atomic number, n is the orbit number। इतना ज्यादा 10 to the power 6, मतलब सोच रहे हो लाइट के वेलोसिटी के कंपैरेबल, राइट होता है 3 into 10 to the power 8, ये हो गया 2.66 into 10 to the power 6। तो लगभग लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में वो मोशन करता रहता है, लगभग लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में वो मोशन करता रहता है। तो इतना रैपिडली वो मोशन करता है, तो डेफिनेटली अरे एक जगह पर उसको देखोगे तभी जाके उसका, तो मतलब अगर वो यहाँ पर है तभी उसका रेडियस नापोगे, यहाँ पर है तभी जाके, मतलब उसका एक पोजीशन तो कांस्टेंट नहीं है, वो रैपिडली मोशन कर रहा होगा। आज से एते जल्दी जल्दी बुलुची तो तमे गोटे पर्टिकुलर टाइम मिलले सिना तमे सेठू मेजर करिवो, दैट इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा, एंती नो जे स्केल पके मेजर करिवो। सेकंड थिंग, third thing, most of the element in the periodic table, only केतटा नोबेल गैस को छाड़ देले, बस नोबेल गैस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, दे जनरली वो सब हमको एनवायरनमेंट से बॉन्डेड फॉर्मेट में मिलते हैं, वो बॉन्ड करके रहते हैं, जनरली वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहते हैं।
कोई भी ऐसे फ्री स्टेट में नहीं होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन का मेजर कर लो। अगर वो बॉन्ड, आप बोलोगे सर बॉन्ड स्टेट में होगा क्या? अरे बॉन्ड स्टेट में हो जाने से लेट इट बी, ये एक एटॉम है, दूसरा मैंने इधर एक क्लोरीन का एटॉम ले लिया, तो सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा होगा, ये एटॉम तो खींचता होगा वो इलेक्ट्रॉन को, दूसरा ये एटॉम का न्यूक्लियस भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। ये एटॉम का न्यूक्लियस बॉन्डेड मतलब दोनों का दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे होंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे होंगे, दोनों का दोनों न्यूक्लियस उसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे होंगे। सो डेफिनेटली यहां पर आज दोनों के दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पोजीशन काउंट ही नहीं कर पाए तो रेडियस भी नहीं निकाल पाएंगे। देन नेक्स्ट हम आएंगे, ये तो हो गया, हाँ बस इतना ही पॉइंट है। सर बाकी हाँ सुनो हाँ 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 बोलो। सर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस कर। अच्छा और एक चीज देखो, आप बोलो कि सर बोर पोस्टुलेट में हमने रेडियस का फॉर्मूला डाल दिया था r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, हमने रेडियस मतलब उस केस में बोर्स पोस्टुलेट में पढ़ा था, आप बोलो कि सर हम उसमें से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या मेजर किया था, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, हमने ऑर्बिट का रेडियस निकाला था, न्यूक्लियस से ऑर्बिट कितना डिस्टेंस है वो मेजर किया था, थोड़ी ना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कभी आके इधर हो रहा होगा, तो इतना डिस्टेंस तो हमको मेजर करना भी पड़ेगा ना। कभी कभी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन में अगर थोड़ा सा, मैंने तो छोटा छोटा वेव बनाया है, लेट इट कंसीडर पूरा एक ऐसा वेव के फॉर्म में जा रहा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर, तो हम ऑर्बिट का डिस्टेंस में भी मेजर कर पाएंगे, मे बी हम ऑर्बिट का डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यहां आके, तो डेफिनेटली ऑर्बिट का रेडियस इज नॉट एक्चुअली द एटॉमिक रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस एक्चुअल एटॉमिक रेडियस की तरह काउंट हम नहीं कर सकते। यहां तक किसको समझ में नहीं आया, ये जो पॉइंट अभी अभी मैंने बोला इसमें से किसको समझ में नहीं आया? सो फाइनली इलेक्ट्रॉन सॉरी एलिमेंट गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर एटॉम रेडियस टा काउंट करिबा is quite difficult in a single talk, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ atom ର radius को चारटा different form रे count करू। One is covalent radius, another one is ionic radius, another one is metallic radius, another one is van der Waals radius. In this chapter we will completely study covalent, ionic and van der Waals radius. metallic radius विषय स्लाइड पढ़िबा, metallic radius विषय डिटेल्स से हम पढ़िबा सॉलिड स्ट्रक्चर। ऋषि पूछ रहा था कि सर एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं एटॉम इज स्फेरिकल, हम कंसीडर क्या करेंगे, वैसे भी एटॉम क्या है, स्फेरिकल ही है ना, जनरली एटॉम इज स्फेरिकल। तो एक स्फीयर का साइज हम कैसे निकालते हैं, बाय इट्स वॉल्यूम, स्फीयर का साइज उसके वॉल्यूम से मेजर करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का साइज हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब।
तो अल्टीमेटली वॉल्यूम और द एटॉमिक साइज, अरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना, आर होता है उसका रेडियस, आर होता है उसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस। तो अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक एटॉम का वॉल्यूम ही होता है उसका साइज, और उसका एटॉमिक साइज तो हम ऐसे वॉल्यूम मेजर करने से, एटॉमिक साइज से अगर हमने क्या कंसीडर कर लिया, रेडियस मेजर कर लिया, एटॉमिक साइज के जगह पर एटॉमिक साइज मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस का क्यूब। तो जितना रेडियस बढ़ जाएगा वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाएगा, रेडियस जितना बढ़ जाएगा वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा। मतलब अगर हम एटॉमिक रेडियस कंपेयर कर लेंगे, अगर हम एटॉमिक रेडियस किसी का निकाल देंगे, ठीक है, व्हाई आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एटॉमिक रेडियस, हम एटॉमिक रेडियस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम एटॉमिक साइज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं? अरे भैया अगर एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा वैसे भी तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम निकल जाएगा, व्हिच अल्टीमेटली says its atomic size, एटॉमिक वॉल्यूम निकल गया तो उसकी कोई हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज ना, एटॉमिक वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक साइज। ठीक, तो एटॉमिक साइज है उसका वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस है उसका रेडियस, वो जो स्फीयर का रेडियस होगा, जो कि एटॉमिक साइज अगर हमको कंपेयर करना है तो हम एटॉमिक रेडियस को लेके ही कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस ज्यादा तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा। ठीक, तो पहले हम आ जाते हैं कोवैलेंट रेडियस को, ठीक है, पहले हम आ जाते हैं कोवैलेंट रेडियस को। तो देखो कोवैलेंट रेडियस में डेफिनेटली एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, वो एलिमेंट जब हम रेडियस मेजर करेंगे कौन से बॉन्ड फॉर्म में है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म में। वो रेडियस कौन, मतलब वो एलिमेंट जिस जहां पर हम निकालेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, जिस भी एलिमेंट के पास हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। जब वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, अगर हम तब उसका एटॉमिक रेडियस निकालेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कोवैलेंट रेडियस। जब कोई एलिमेंट कोवैलेंटली बॉन्डेड स्टेट में है और हम उसका एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस का दो कंडीशन होता है, दो सब कंडीशन होता है, कोवैलेंट रेडियस का दो सब कंडीशन होता है। एक होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, पहले मैं कोवैलेंट रेडियस का दो कंडीशन को जाने से पहले आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी, कोई भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसमें से कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। दैट इज एक बॉन्ड के अंदर दोनों कार्बन एंड क्लोरीन तो बॉन्डेड है, तो इन दोनों में से क्लोरीन भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के अंदर जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, कार्बन भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वही जो बॉन्ड के अंदर कार्बन ने खींचा या फिर क्लोरीन ने खींचा, दैट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन किसी किसी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, किसी किसी का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो क्लोरीन का आरओ को मैं